नमस्कार साथियों, मैं शैलेश पाल आईसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 18 सितंबर 2020 में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था, आज हम लोग 19 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो हमारी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए, आज के सेशन में पहला प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस कंपनी ने अपना घर ड्रीमेज होम लोन योजना को शुरू किया है? तो होम लोन योजना किसने शुरू की है, किस कंपनी के द्वारा? आईसीआईसीआई, होम फाइनेंस, टाटा स्टील, रिलायंस, इमामी। तो इनमें से कौन सा जवाब होगा? तो इसमें से जवाब आपका है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस के द्वारा शुरू किया गया है ड्रीमेज होम लोन योजना। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। घर ड्रीमेज योजना में 50,000 से 2 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना को मुख्यतः इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मैकेनिक, किराना स्टोर मालिकों के लिए शुरू किया गया है, जो लघु उद्योग वाले होते हैं उनके लिए। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस के बारे में जानते हैं। मुख्यालय इसका मुंबई में है, अध्यक्ष इसके अनूप बागची हैं और एमडी और सीईओ इसके जो है अनिरुद्ध कमानी हैं। तो इसमें 50,000 से 2 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, ड्रीम्स योजना के अंतर्गत। चलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए पहली बार भारत के कितने समुद्र तटों की सिफारिश की गई है? 5, 6, 8, 10। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए कितने समुद्री तटों की सिफारिश की गई है? तो वो हैं 8। चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से 8 हैं। तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की कि पहली बार ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भारत के 8 समुद्र तटों की सिफारिश की गई है। ये 8 समुद्र तट हैं। गुजरात में शिवराजपुर, दमन द्वीप में घोघला, कर्नाटक में कसारकोड और पदबिद्री बीच, केरल में कप्पड़, आंध्र प्रदेश में रुचिकोंडा, उड़ीसा का गोल्डन बीच, अंडमान और निकोबार में राधानगर बीच। तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाने के लिए एक आभासी कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई और उसमें से 100 देशों में सितंबर में तीसरे शनिवार को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिए, सितंबर के तीसरे प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है। तो कितने हैं? कुल 8 समुद्री तट हैं। कितने हैं? 8 समुद्री तट। गुजरात, दमन द्वीप, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंडमान निकोबार के जो हैं वो समुद्री तट 8 शामिल किए गए हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये 8 समुद्री तट शामिल किए गए हैं। चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। इस कार्यक्रम के दौरान भारत ने अपने एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के तहत अपना स्वयं को इको लेबल बीन्स यानी बीच का वातावरण और सौंदर्य शास्त्र प्रबंधन सेवाएं लॉन्च किया। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, देखिए क्वेश्चन आपका तैयार हो गया ईवीएस का कि 1992 में क्या हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय क्षेत्रों के सतत विकास एवं प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन की अवधारणा शुरू की गई। ब्लू फ्लैग के एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल है जो समुद्र तटों, मरीनाओं और स्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों को दिया जाता है। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। तो सफाई के भी अंतर्गत रखा जाता है, एक इको लेबल दिया जाता है। ठीक है, अब उसमें कितने शामिल हैं? 8 समुद्री तट शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस 2020 का विषय क्या है? तो विश्व बांस दिवस जैसा कि मालूम है हाल ही में बनाया गया है, तो उसका विषय पूछा गया है बांस खरा सोना, बांस सतत विकास के लिए, बांस एक पेड़ अब बांस। तो इसका जो विषय था वो है अब बांस। चलिए, विश्व बांस संगठन द्वारा हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर को। ठीक है, बांस उद्योग के संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विषय इसका 2020 अब बांस यानी बम्बू नाव। और बांस को
हरे सोने के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग कपड़े, भोजन, सड़क, मकान, सामान आदि बनाने के लिए किया जाता है। बहुत तेजी से बढ़ता है और नवीकरणीय है। ठीक है, तो जो बाम्बू होते हैं उनके लिए 18 सितंबर को दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व बांस दिवस के रूप में। ध्यान रखिए, कल ही मनाया गया, परसों। और चलिए, भारत और बांस, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2018 में चीन के बाद भारत दुनिया में बांस का दूसरा सबसे बड़ा कल्टीवेटर है। याद कर लीजिए, चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है बांस के मामले में। बांस की खेती और विपणन को बढ़ावा देने के लिए किसान की आय को दोगुना करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया गया है। 2017 में बांस के पेड़ की श्रेणी को हटा दिया गया था। वन सर्वेक्षण 2011 के अनुसार पूर्वी भारत में बांस की 50% से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व बांस संगठन को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय बांस एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसमें देखिए सुसैन लुकास WBO यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय बांस संस्था है उसके CEO हैं। कौन? सुसैन लुकास। चलिए, तो ये हम लोगों ने जाना भारत और बांस के बीच। अगला क्वेश्चन है कि कितने नहीं, यहाँ पर किसने होना चाहिए, किसने IBSA विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की? तो इसमें नाम दिया है S जयशंकर, अशोक लवासा, अमित शाह, स्मृति ईरानी। आपको पता है S जयशंकर आपके विदेश मंत्री है। ठीक है, तो S जयशंकर के द्वारा विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की गई है IBCA में। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, IBCA। अच्छा, अशोक लवासा जो हैं आपके, अब ये पहले तो ये इसमें जो आपका चुनाव आयोग होता है उसके सदस्य थे। अब जो ये राजदूत बना करके विदेश में भेज दिए गए हैं। अमित शाह आपको पता है गृह मंत्री है हमारे, और स्मृति ईरानी जी भी मंत्री हैं। तो कहने का मतलब है इसमें बैठक किसने की है? S जयशंकर प्रकार। उनके चित्र भी देख रहे हैं, यही हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बर्निंग उपन्यास को फिक्शन श्रेणी में नेशनल बुक अवार्ड 2020 के लिए नामांकित किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये देखिए, आपकी पुस्तक का जो फ्रंट पेज है वो ये है, ए बर्निंग। तो इसके लेखक पूछा है सलमान रश्दी, वेनेसा वेलेस्का, मेघा राजदू, अरुंधति राय। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है मेघा मजूमदार। क्या नाम है? मेघा मजूमदार। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ये हैं मेघा मजूमदार जी, ये उपन्यासकार हैं। ये न्यायाधीशों ने नेशनल बुक अवार्ड 2020 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। विजेताओं की घोषणा 18 नवंबर को की जाएगी। 10 पुस्तकें जिनमें फिक्शन श्रेणी में नामांकित किया गया उनमें शामिल हैं। तो जो 10 पुस्तकें शामिल की गई हैं इसमें विजेताओं की घोषणा जो है 18 नवंबर को की जाएगी। तो उसमें कौन कौन सी पुस्तकें हैं पढ़ते हैं। मेघा मजूमदार द्वारा ए बर्निंग लिखी गई है। ठीक है, ब्रिटिश बेनेट द्वारा जो है द वैनिशिंग हाफ लिखी गई है। रॉन्डेल केनान द्वारा इफ आई हैड टू विंग्स लिखी गई है। ठीक है, और नेक्स्ट है शयान आलम द्वारा लीव द वर्ल्ड बिहाइंड लिखा गया है। उसके आगे नेक्स्ट डगलस स्टुअर्ट द्वारा सुगी वैन, क्रिस्टोफर वेहा द्वारा द इंडेक्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स, लिडा मिलेट द्वारा द ए चिल्ड्रन बाइबल, दिशा फिलाप द्वारा चर्च लेडीज की सीक्रेट लाइफ्स, वेनेसा वेसेल्का द्वारा द ग्रेट ऑफ शोर ग्राउंड्स, और चार्ल्स यू द्वारा इंटीरियर चीन टाउन। तो ये 10 किताबें सम्मिलित की गई हैं जिनकी घोषणा 18 नवंबर को की जाएगी। तो मेघा मजूमदार जी की रचना जो है वो कौन है? द बर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर टॉप पर रहा? ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका टोक्यो, सिंगापुर, बीजिंग, दिल्ली। तो कौन सा इसमें टॉप पर रहा है? सिंगापुर। कौन? सिंगापुर। और ये देखिए आपका सिंगापुर का चित्र है, ये सिंगापुर है। और शीर्ष 3 राज्य कौन रहे हैं? वो शहर रहे हैं, तो वो है आपका सिंगापुर, हेलसिंकी फिनलैंड में, ज्यूरिक जो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, और भारत के शहर में रहे हैं हैदराबाद,
85वां स्थान मिला है, दिल्ली को 86वां स्थान मिला है, मुंबई को 93वां और बेंगलुरु को 95वां स्थान मिला है। ग्लोबल बिल्कुल इंडेक्स मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप पर कौन रहा? सिंगापुर, ठीक है। और भारत में अगर कह दिया जाए टॉप पर कौन रहेगा, तो भारत में है हैदराबाद, जिसको नंबर मिला है विश्व में 85। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सरकार ने सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया को प्राथमिकता आदेश 2017 में संशोधन किया ताकि मंत्रालयों विभागों द्वारा वर्ग ए वर्ग सेकंड के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए उच्च न्यूनतम स्थानीय आवश्यकता की अधिसूचित किया जा सके। वर्ग ए आपूर्तिकर्ता के लिए पहले आवश्यक न्यूनतम स्थानीय सामग्री कितनी तय की गई थी? 50%, 22%, 12%, 10%। तो इसमें से जवाब आपका होगा 50%। इसमें आपका जवाब है 50%। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सरकार ने सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया को प्राथमिकता आदेश 2017 में संशोधन किया। अब मंत्रालय विभाग वर्ग फर्स्ट वर्ग सेकंड के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए उच्च न्यूनतम स्थानीय सामग्री आवश्यकता को सूचित कर सकते हैं। इससे पहले वर्ग फर्स्ट में आपूर्तिकर्ताओं के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री की आवश्यकता 50% और वर्ग सेकंड के लिए आपूर्तिकर्ताओं के लिए 20% तय की गई है। वर्ग सेकंड आपूर्तिकर्ता फर्स्ट आपूर्तिकर्ता का सामान किसी भी बोली के लिए उपलब्ध है, लेकिन द्वितीय श्रेणी के आपूर्तिकर्ताओं के लिए सामान 200 करोड़ रुपए से कम की बोली के लिए पात्र होंगे। तो 50% है फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए 20% तय की गई है। आगे देखते हैं। देशों की ऐसी कंपनियां जो भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी खरीद का हिस्सा नहीं बनने देती, उन्हें इस नोडल मंत्रालय विभाग से संबंधित वस्तुओं के लिए भारत में सरकारी खरीद में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी मंत्रालय विभाग जिनकी खरीद प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए से अधिक है, अगले 5 वर्ष के लिए अपने खरीद अनुमानों को अपने वेबसाइट पर अधिसूचित करेंगे। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है फिलिप ले हाउरो, अमिताभ कांत, डेविड माइकल, कॉर्नर रेंजर। तो इसका जवाब जो है वो फिलिप ले हाउरो, इसका जवाब जो है सही है। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं। ई डायलॉग ऑन इज ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020-21 मुंबई में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने कहा कि भारत को हरित भवन विकसित करने और सार्वजनिक परिवहन में सुधार तथा ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शहरी आबादी है और यह 2050 तक दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये इसीलिए उस क्वेश्चन का अर्थ इसीलिए था कि सीईओ उन्होंने पूछे थे, क्योंकि 2 ट्रिलियन की बात कही गई है हाल ही में। तो अगला है आईएफसी के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। यह विश्व बैंक समूह का सदस्य है जो कम विकसित देशों को निजी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश की पेशकश करता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएस में स्थित है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास आईएफसी के भी अध्यक्ष हैं और सीईओ फिलिप ले हाउरो हैं और सदस्य 185 देश सम्मिलित हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जेपी नड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर एक विशेष संस्करण लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? आपको सभी को पता है, जेपी नड्डा जी जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो जेपी नड्डा जी ने क्या लॉन्च किया है? कर्मकांड ग्रंथ, कमल संध्या, संवाद, उपनिषद या कांवड़ यात्रा। तो इसमें जो है कमल संध्या, क्या जवाब इसका आएगा? कमल संध्या का विशेष संस्करण लॉन्च किया है। ये इनकी चित्र है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी के 70वें अवसर पर कमल संध्या का विशेष संस्करण जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की यात्रा पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने लोकसभा में 3 कृषि विधेयक के पारित होने की सराहना की, जबकि कल के क्वेश्चन में जो मंत्री थी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक तरफ सराहना होती है और एक तरफ इस्तीफा दे दिया जाता है। तो ये है हमारे देश की राजनीति, ये है हमारे देश का लोकतंत्र। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लाभांश आय पर अभिभार को तक सीमित करने के लिए कराधान और अन्य विधेयक
2020 वित्त अधिनियम 2020 के प्रावधान में संशोधन करेगा। 15%, 17%, 10%, फिर 15%। 2 बार ऑप्शन 15% हो गया। तो जब 2 बार ऑप्शन ही 15% हो गया तो इसका जवाब भी 15% ही है। क्या है? विधेयक। विधेयक 31 मार्च 2020 को जारी कराधान एवं अन्य कानूनों कुछ प्रावधानों को छूट अध्यादेश का स्थान मिलेगा। आयकर अधिनियम 1961, आईटी अधिनियम, कुछ वित्त अधिनियमों, केंद्रीय उत्पाद निःशुल्क अधिनियम 1944, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, बेनामी संपत्ति लेन देन 1988 तहत लगने वाले जुर्माने माफ करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया था। अध्यादेश के ने विवाद से विश्वास योजना के तहत समय सीमा भी बढ़ा दी। विधेयक में योजना के तहत देय राशि के भुगतान की तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार आयकर अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और पीएम केयर्स कोष को किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दान आईटी अधिनियम की धारा 80 जी के तहत योग्य आय में 100% कटौती के लिए पात्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार फेसलेस मूल्यांकन योजना के आयकर कानून में कम से कम 8 प्रक्रियाओं को बढ़ाया जाएगा और आदेश, जांच तथा मूल्यांकन अनुमोदन से पंजीकरण के प्रभाव को संशोधन को फेसलेस मंजूरी दी जाएगी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को लाभांश आय पर अधिभार को 15% तक सीमित करने के लिए विधेयक वित्त अधिनियम 2020 के प्रावधान में संशोधन करेंगे। यह बिल सीजीएसटी अधिनियम में नई धारा 168 ए को पेश करेगा और सरकार को बल की कमी, युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदा के कारण पूर्ण जीएसटी से संबंधित अनुपालन कार्यों के लिए समय सीमा का विस्तार करने की अनुमति दी जाएगी। तो कितना परसेंट है? 15% है। चलिए आगे देखते हैं। भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि में किस संगठन की ने मध्यस्थता की? तो आपको जैसा कि चित्र दिख रहा है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा मध्यस्थता की गई है। भारत और पाकिस्तान के भी 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 19 सितंबर 2020 को इस विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई और संधि की 60वीं वर्षगांठ है। संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी और सतलज के पानी पर नियंत्रण भारत को अधिकार दिया गया और जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी पर नियंत्रण दिया गया। तो मध्यस्थता किसने की? वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई। आगे पढ़ते हैं। भारत सिंधु नदी का कुल पानी का लगभग 16% इस्तेमाल कर सकता है। शेष पानी पर पाकिस्तान का नियंत्रण रहेगा। भारत में पूर्वी नदियों का पानी का उपयोग करने के लिए विभिन्न बांधों का निर्माण किया गया है, जैसे भांगड़ा नागल बांध सतलज पर है, पोंग और पंडोह बांध ये व्यास नदी पर है, रंजीत सागर बांध ये रावी पर है। ठीक है, आदि। तो 16% ही इस्तेमाल कर सकते हैं सिंधु नदी का पानी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिलहाल हमने पिछले वीडियो में सभी को पढ़ाया भी था कि सरकार ने स्वचालित मार्ग पर के तहत रक्षा में 49% एफडीआई तक की अनुमति कब दी थी? ये कब दी थी मतलब पुराना पूछ रहा है, तो ये दी गई थी जुलाई 2018 में। ठीक है, और हाल ही में 49% को बढ़ा करके 74% कर दी गई। ये मैंने कल पढ़ाया था। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सरकार ने रक्षा में स्वतः मार्ग के माध्यम से 74% एफडीआई सरकारी से 74% से अधिक एफडीआई की अनुमति देनी होगी। यानी कि जो भी निजी कंपनियां हैं वो 74% की हिस्सेदारी बिना किसी अनुमति के ग्रहण कर सकती हैं और जो 74% से अधिक है तब सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, जो कि 49% थी। तो वही कह रहा है 74% से अधिक एफडीआई के लिए सरकारी माध्यम से अनुमति दी जाएगी। यदि इसके आधुनिक तकनीक तक पहुंच प्रदान करेगा तो अन्य कारणों से दर्ज किया जाएगा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार अधिसूचना के विभाग का कहना है कि एफडीआई गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी पर निर्भर है और यह रक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। तो इसमें निजी कंपनियों को लाभ होगा। निजी कंपनियां जो है वो 74% तक हिस्सेदारी ले सकती हैं, उसके ऊपर सरकार से पूछना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जो भारत का इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य वो हो रहा है जो एक टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आप सभी लोग बहुत ही समझदार हैं, समझ जाएंगे। आगे, जुलाई 2018 में सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा में 49% एफडीआई तक अनुमति दी है। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ एफडीआई की सीमा बढ़ाई है, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को समर्थन देना है। वर्तमान में भारत को अपने सैन्य उपकरणों का लगभग 72% आयात करता है। देखिए युवाओं को चाहिए रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार की बात चाहिए और आप रोजगार दीजिए तो युवा प्रसन्न रहेंगे और रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा तो आंदोलन करते ही हैं और करेंगे भी, क्योंकि युवाओं का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है किसी भी पार्टी या किसी भी चुनाव में।
चलिए आगे देखते हैं। तो 49% से बढ़ा करके 74% कर दिए। रिवीजन क्वेश्चन, आज का रिवीजन क्वेश्चन है कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर, क्योंकि आपने वीडियो पूरा अंत तक देखा है, तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए। मैंने इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में कराया भी था कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है, और हो सके तो आप ये भी बताइए कि पहले रैंक पर भी मैंने उसमें बात बताई थी कि पहले रैंक में पर कौन है, तो भारत की भी रैंकिंग बताइए, पहले नंबर पर भी कौन है उसकी भी रैंकिंग बताइए। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें। नए नए इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के वीडियोज आपको निरंतर सुबह सुबह मिलते रहेंगे, और जो भी संबंधित आपकी आगामी परीक्षाएं, एनटीपीसी ग्रुप डे या जो भी टेट से संबंधित, सी टेट से संबंधित जो भी वीडियोज हैं, आप तुरंत जाकर आईसीएस यूट्यूब चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। और कोई भी अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे संस्थान के मोबाइल नंबर पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।